हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग धातु और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानेंगे और सबसे पहले और इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। तो हम लोग सबसे जान लेते हैं कि धातु की क्रियाशीलता क्या होती है। तो देखिए, अधिक क्रियाशील धातु को हम कम क्रियाशील धातु की ओर घटते क्रम में सजाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी। जैसे कि यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि सबसे जो ज्यादा क्रियाशील है उसको ऊपर, उसके बाद जो सबसे कम क्रियाशील धातु है सबसे नीचे, और जो मीडियम क्रियाशील धातु है उसको यहाँ पे बीच में, यानी घटते क्रम में सजाया हुआ है। तो घटते क्रम में ही सजाना क्या कहलाता है, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। तो देखिए, हम इस धातु की क्रियाशीलता श्रेणी को यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, लिथियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यानी बहुत सारे धातु है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से धातु, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन से धातु अधिक क्रियाशील धातु है और कौन कम क्रियाशील धातु है। तो ऐसे तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो आप जवाब दे पाइएगा, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, जितने भी धातु है क्रियाशीलता का, उसको हम लोग एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में इसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस टेबल को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे टेबल दिया है वो धातु की क्रियाशीलता की है और घटते क्रम में दिया गया है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यहाँ पे देखिए लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, अधिक क्रियाशील धातु, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बीच वाले जो तत्व है वह मध्यम क्रियाशील धातु है। उसके बाद जो सबसे नीचे दिया गया है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, यानी जैसे हो गया यहाँ पे पारा, चांदी, प्लेटिनम, उसके बाद सोना। यह क्या रहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है, क्योंकि यह सबसे कम क्रियाशील धातु है, इस पे वायु का भी कोई असर नहीं पड़ता है। और सबसे जो ज्यादा क्रियाशील धातु है, यहाँ पे देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यह क्या होती है, क्षार धातु होती है या क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु ही सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आया कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन होती है, तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, जो कि यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इसी में आते हैं, इसी ग्रुप में। और एक पॉइंट अभी याद रख सकते हैं इस टेबल से संबंधित कि जैसे सोडियम हो गया, सोडियम ज्यादा क्रियाशील धातु होने के कारण ही इसे किस में रखा जाता है, मीठे तेल में रखा जाना, यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, जलने लगती है, जिसके कारण इसको मीठे तेल में रखा जाता है। तो यह तो कुछ टेबल है जिसको आप जल्दी तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि हम याद कर सकते हैं, लेकिन बिना याद किए आप नहीं बना सकते। लेकिन इसको आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चलिए एक ट्रिक देखते हैं, जिसके माध्यम से जितने भी टेबल में मेटल दिया गया है उसको हम आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ट्रिक है, अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो आसानी से जितने भी मेटल दिया गया है उसको हम लोग याद कर लेंगे। जैसे देखिए, लिखना, लिखने का मग, अल, जन, कर, फे, उसके बाद देखिए कर्द,
अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा ट्रिक हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, लिखने का मग अल जन कर फे कद कोनी सन पब ह क्यू पारा आज पटना उमंग। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो आसानी से जितने भी एलिमेंट दिया गया है उसको याद कर लेंगे, और इससे संबंधित आपसे पूछे कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन किससे अभिक्रिया करेगी, किससे अभिक्रिया नहीं करेगी, तो आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ली से हो जाएगा लिथियम, जैसे कि वहां पे दिया हुआ है लिथियम। उसके बाद ख है जिसको हम लोग ख से के लेंगे, यानी के से क्या हो जाएगा पोटेशियम। इन से क्या हो जाएगा सोडियम। देखिए का है, का से क्या हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद मग है, मग से हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए अल से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। जन से क्या होगा जिंक। अब देखिए कर लिखा हुआ है, यानी कर से हो जाएगा क्रोमियम। फे है तो हो जाएगा फेरम यानी आयरन। कद लिखा हुआ है कैडमियम। कोनी लिखा हुआ है यानी कोबाल्ट। सन से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सन क्या है टीन है। उसके बाद पब है, यानी पब से क्या हो जाएगा देखिए लेड। ह से हाइड्रोजन। क्यू से हो जाएगा कॉपर। उसके बाद पारा का संकेत Hg होता है, और आज से क्या हो जाएगा चांदी, और पटना से हो जाएगा प्लेटिनम, और उमंग से हो जाएगा सोना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टेबल दिया गया है उसी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से पूरे टेबल को आसानी से ध्यान रख सकते हैं अपने दिमाग माइंड में। अब देखिए ये तो हम इस टेबल को याद कर लिए, लेकिन इस टेबल को याद करने से फायदा क्या हुआ, तो अब हम देखेंगे इसका फायदा कि इस टेबल से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे वो यही पूछा जाएगा, जैसे कोई भी चार ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद लिख देते हैं कैल्शियम, उसके बाद लिख देते हैं पारा। अब दोस्तों इस चारों, मान लीजिए चार ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो देखिए क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पारा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कैल्शियम आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इस चारों एलिमेंट में सबसे पहले कौन आया है का आ रहा है, यानी कैल्शियम। तो अगर आपको यह ट्रिक याद है तो इस पे आधारित क्वेश्चन के तो जवाब आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए हम, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, तो कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा लिथियम देखने को। अगर लिथियम नहीं रहता है तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है पोटेशियम है, और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, प्लेटिनम, चांदी ये सभी होते हैं, क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखिए अब हम लोग इस पे आधारित दूसरे तीसरे टाइप को देखेंगे कि इस पर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जैसे देखिए हम यहाँ पे ले लिए आयरन और 1 बिलियन ले लिए कॉपर सल्फेट, और आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। देखिए ये लोहा हो गया, यह कॉपर सल्फेट का बिलियन हो गया। अब देखिए इसमें दो तत्व है, ये तो बिलियन हो गया, एक हो गया लोहा और दूसरा हो गया कॉपर। तो इस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा कि यह दोनों अभिक्रिया करेगी या नहीं करेगी। तो हम इसमें देखेंगे आयरन और कॉपर। आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ देखिए यहाँ पे आयरन है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है। तो आयरन कॉपर में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, आयरन है। तो क्या करेगी, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगी, यानी यह इसको साइड करेगी और कॉपर को बाहर कर देगी। तो आयरन अब इसके साथ हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट बनाएगी। उसके बाद कॉपर को यह बाहर विस्थापित कर देगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है फेरस सल्फेट बनता है। और किसको विस्थापित किया, कॉपर को। और क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि लोहा में और कॉपर में कौन ज्यादा क्रियाशील धातु है,
तो कौन है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है। इसके कारण लोहा क्या कर दे रही है, कॉपर को बाहर कर दे रही है। दोस्तों आपको पता भी है कि हम लोग जानते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को हरा देता है। सेम टू सेम यही है, क्योंकि लोहा ज्यादा क्रियाशील धातु पावरफुल और कॉपर कम, जिसके कारण कॉपर को क्या कर रही है, बाहर कर दे रही है। तो यहां से भी आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस, उसके बाद देखिए फेरस सल्फेट। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जब जिंक को हम फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे देखिए जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे इस टेबल में हम देखेंगे तो यहाँ पे जिंक है और आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे है लोहा। अब देखिए जिंक में लोहा में ज्यादा क्रियाशील कौन है, ज्यादा क्रियाशील तो जिंक है और कम क्रियाशील धातु कौन है, लोहा है। अब ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगी, लोहा को साइड कर देगी, तो यहाँ पे क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट प्लस में लोहा को बाहर कर देगी। तो इस तरह ये तो हम लोग दूसरा टाइप देख लिए, और साइड करके क्या बनाए, जिंक सल्फेट और यहाँ पे बाहर लोहा हो गई। अब लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जांपल है जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ऐसे करके। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब कैल्शियम सल्फेट को हम देखिए कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। कैल्शियम कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन है, कैल्शियम है। अब कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील धातु है, तो यह तो अपने ही ज्यादा क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है, तो इसको क्या करेगी, विस्थापित नहीं कर पाएगी। यानी ज्यादा क्रियाशील कैल्शियम है और सबसे कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह तो कम क्रियाशील है, क्या कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अभिक्रिया दिया गया है यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए इस पे आधारित, तो इसका आंसर होगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी। अब दोस्तों बता दें क्यों प्रतिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि इसका कारण है कि कैल्शियम खुद ही ज्यादा क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है। किसके तुलना में, कैल्शियम की तुलना में। इसलिए इस अभिक्रिया मतलब इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। उसके बाद कि अगर हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो उधर क्या बनता है, और कब कोई धातु प्रतिक्रिया नहीं करती है, उसका वजह भी हम लोग जान लिए। दोस्तों फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि और दोस्तों को भी इससे फायदा मिल सके। थैंक यू।